वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि लास्ट मंथ मैं लद्दाख राइड के लिए गया था और लद्दाख राइड के लिए मैं वहाँ कहाँ कहाँ रहा, कितने किलोमीटर मेरी बाइक चली और कितना खर्चा आया लद्दाख राइड पे, ये सब चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन वो इतना इनफ नहीं लगा मुझे। तो मैं ये दोबारा से एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें थोड़ा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर कोई सोलो राइड जाना चाहता है मेरी तरह या कोई ग्रुप में जाना चाहता है चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली की ओर से या इसके आसपास की जगहों से, तो मैंने लद्दाख राइड के लिए जो राइड स्टार्ट की थी वो अपने घर से की थी, मोहाली से, सुबह 4 बजे 11 मई को। और मेरा जो पहला स्टेशन था वो था बनिहाल। बनिहाल से आगे एक जगह पड़ती है अशर नेम से, 1-2 किलोमीटर आगे बनिहाल से, तो वहाँ मैंने स्टे किया था द फूड विला के नेम से। तो मोहाली से बनिहाल का जो डिस्टेंस था वो था 471 किलोमीटर, जबकि मेरी बाइक शो कर रही थी 489, क्योंकि 10-15 किलोमीटर में ऊपर नीचे हो गए थे, गलत चला गया था कहीं, तो जिस वजह से वो 490 हो गया था। तो एक्चुअल डिस्टेंस 471 किलोमीटर है। और तो सुबह 4 बजे चलने का एक फ़ायदा हो गया था कि 7:30 बजे मैं जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुका था और 200-250 किलोमीटर भी बाइक में चला चुका था। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा और कवर कर लेता हूँ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कवर करते करते और होटल फाइंड करते करते मैं बनिहाल पहुँच चुका था। शाम पड़ गई थी, 6 बज चुके थे तब, आई थिंक 5 से 6 बजे का करीब का टाइम था। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई लद्दाख रूट करना चाहता है वाया श्रीनगर, तो वहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में जैसे आप एंटर करेंगे वहाँ से 60-70 किलोमीटर आगे चलकर आपको एक हिल पहाड़ी सा एरिया नज़र आएगा, वो है उधमपुर वाला एरिया। एक्चुअली वहाँ पे आपको काफ़ी सारे नज़ारे मिलेंगे, काफ़ी सारे व्यू मिलेंगे, वाटरफॉल भी मिलेंगे। और अगर आप जाते हैं हाईवे से तो आपको एक लेफ़्ट टर्न आता है, वहाँ पे लेफ़्ट टर्न लेते ही आपको एक चीची टेम्पल माता का मंदिर है जो कि नज़र आएगा, वो है जम्मू हाईवे जो कि श्रीनगर की ओर जा रहा है और आगे लद्दाख की ओर। पर वो जो है वो पूरा हाईवे है, पक्की रोड है और थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ पे, और रोड आपको अच्छी मिलेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको एडवेंचरस चाहिए, थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं, तो आप उधमपुर वाला जो वे है वो वहाँ से आप जा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा राइड करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा, मोहाली, पंचकुला या चंडीगढ़ से अगर कहीं से भी आप जा रहे हैं तो आप बनिहाल क्रॉस करके अशर तक पहुँच जाइए। 470 से 490 किलोमीटर के बीच में आपको पड़ेगा, लेकिन आपको श्रीनगर के लिए नेक्स्ट डे के लिए ईजी रहेगा। तो वहाँ जहाँ मैंने स्टे किया था वहाँ पे मैंने 600 रुपीज़ पे किए थे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल था। वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा कि वो होटल कहाँ था, क्या लोकेशन थी उसकी। और रोड ही था वो द फूड विला के नेम से। फिर उससे नेक्स्ट डे मैंने बनिहाल से श्रीनगर गया, जो कि 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में ही है। और भी बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो लद्दाख के एरिया में जाना था, तो मैंने जस्ट श्रीनगर में जाके अपने फ्रेंड को मिला और डल लेक देखता हुआ सीधा मैं सोनमार्ग की ओर चला गया था, जो कि बनिहाल से सोनमार्ग का जो डिस्टेंस है वो है 186 किलोमीटर। श्रीनगर में काफ़ी प्लेसेस है घूमने के लिए, वहाँ पे लाल चौक भी है जो कि काफ़ी फेमस है, आपको मालूम ही है। और 17 सेक्टर, जैसे चंडीगढ़ में 70 सेक्टर की मार्केट है, वैसे एक बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे, बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत। तो वो ज़रूर देखिएगा अगर आप श्रीनगर जाते हैं। और उसके बाद मैं सोनमार्ग के लिए निकल गया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया 186 किलोमीटर। और 186 किलोमीटर के बाद जो मैंने वहाँ पे रूम लिया था, होटल लिया था, जो कि उस होटल का नाम था पीक्स एंड होटल रेस्टोरेंट, जो कि मुझे 700 रुपीज़ पर नाइट में मिला था अकेले को, और खाने पीने का अलग था, जो कि मुझे 1000 से 1100 रुपये में पड़ा था। तो सोनमार्ग में मैं घूम नहीं पाया था क्योंकि उस दिन बारिश आ गई थी और काफ़ी तूफ़ान, पर वहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था सोनमार्ग का। नेक्स्ट टाइम कभी मैं जाऊँगा अगर मुझे मौका मिला। और वहाँ पे एक ग्लेशियर पॉइंट दिखाते हैं, जो कि 1500 से 2000 रुपये राइड होती है घोड़े पे। और फिर सोनमार्ग से नेक्स्ट डे के लिए मैं निकल पड़ा था लमायरू के लिए।
जो कि लमाइरू को मून लैंड के नेम से भी कहा जाता है। तो सोनमार्ग और लमाइरू के बीच में काफ़ी सारी सिटीज़ आती हैं, लाइक जोजिला पास आता है और दरास आता है, कारगिल आता है, कारगिल वॉर मेमोरियल भी आता है, और बुलबैक के बाद जो पहाड़ियों के नज़ारे होंगे वो आप ज़िंदगी में पहली बार देखेंगे। और जैसे कि मैंने देखे थे, मुझे बहुत बढ़िया लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुबई पहुंच गया हूँ। कुछ एरिया तो वैसे लग रहा था, और कुछ एरिया ऐसा लग रहा था जैसे चांद पे चल रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ की सतह बिल्कुल मून लैंड से मिलती है, मतलब कि मून से मिलती है। और एंड में जाके लमाइरू में मैंने स्टे किया था उस दिन। और असली ठंड जो है सोनमार्ग से शुरू हो जाती है, मतलब कि सुबह इतनी ठंड होती है और आगे का जितना भी सफ़र रहेगा वो बिल्कुल ठंड से भरा हुआ मिलेगा आपको। तो सोनमार्ग से लमाइरू का जो डिस्टेंस रहता है वो 225 किलोमीटर रहता है। और मैंने वहाँ कहाँ स्टे किया था वो भी आपको इस वीडियो में अभी नज़र आ जाएगा। एक थरपा लिंग के नेम से एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे खाने पीने का और रहने की व्यवस्था थी, और 700 रुपीज़ में मेरे को वहाँ पे टेंट मिला था। वहाँ पे एक रूम भी था उनके पास, बट मैंने वहाँ पे टेंट लिया था 700 रुपीज़ में। 108 किलोमीटर का 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है लमाइरू से लेह लद्दाख के लिए। तो लेह पहुंचने के बाद मैं वहाँ पे 3 दिन रहा था। वहाँ पे लेह पैलेस, शांति स्तूपा और कारगिल वॉर मेमोरियल भी है वहाँ पे। फेम ऑफ वॉर के नेम से काफ़ी फेमस है। वहाँ पे टिकट लगती है, तो वो भी मैंने उस पर व्लॉग बना रखा, आप चेक कर सकते हैं। और लेह में काफ़ी बड़ी मार्केट है और लेह भी बहुत बड़ा है। वहाँ का लोकल फूड आप ट्राई कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी प्लेस है। मतलब कि 17 सेक्टर, मुझे तो, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो इसलिए चंडीगढ़ से उसको थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो चंडीगढ़ की तरह ही है। जैसे 17 सेक्टर चले गए, 22 सेक्टर चले गए, तो कुछ वैसा माहौल मिलेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेह के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि लेह तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। कहीं अगर आपकी हो जाती है तो मेडिसिन आपके काम आ सकती है, जैसे कि वहाँ पे फीवर, लूज़ मोशन या बॉडी में काफ़ी थकान, तो इससे रिलेटेड जो है मेडिसिन ज़रूर रखिएगा अपने साथ, और मूव वगैरह भी रखिएगा। और फिर लेह में रहने के बाद 3 दिन रहने के बाद मैं हुंडर के लिए निकल गया था 3 दिन के बाद, जो कि 121 किलोमीटर है लेह से नुब्रा वैली, मतलब कि हुंडर में एंटर करने से पहले आपको डिस्किट आएगा। वहाँ पे बुद्धा स्टैचू है, बुद्धा स्टैचू काफ़ी बड़ा, जो कि दूर से ही आपको नज़र आ जाएगा। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप हुंडर सिटी जा सकते हैं, जो कि वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर ही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप लेह से निकलेंगे तो वहीं पे पेट्रोल भरवा लीजिएगा, उसके बाद आपको सीधा डिस्किट में ही मिलेगा पेट्रोल। हुंडर में एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, तो डिस्किट में आप पेट्रोल भरवा लीजिएगा, हुंडर जाइएगा। हुंडर में भी आपको जो रूम जो है 1000 से 1500 रुपये के बीच मिल जाएंगे, जिसमें खाना पीना सब इंक्लूड होगा। तो वहाँ भी एक हबीब के नेम से रेस्टोरेंट था जहाँ मैंने स्टे किया था, वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूँगा। हुंडर जो है वो एक सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है, और वहाँ के जो कैमल्स हैं वो कहीं और मिलते नहीं है, क्योंकि उनके जो हम्प लगे होते हैं जो पीठ पे, वो 2 तरह के होते हैं, मतलब कि 2, तो कुछ अलग ब्रीड होती है वो, तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा राइड करना पसंद करते हैं। और 300 रुपया राइड के होते हैं, एक राउंड होता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर कोई जाए वहाँ पर तो ज़रूर लेकर आए। मेरे को तो चांस नहीं मिल पाया था, पर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगा। और हुंडर में एक दिन रहने के बाद मैं नेक्स्ट डे चला गया था तुर्तुक, त्याक्षी और लास्ट विलेज थांग विलेज के लिए। मुझे लगा था तुर्तुक लास्ट विलेज है, लेकिन थांग विलेज लास्ट विलेज है इंडिया का वहाँ पर। तो थांग विलेज पहुँचकर आप वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देख सकते हैं, पाकिस्तान के बंकर्स, वहाँ पे कुछ बने हुए घर भी आपको नज़र आएंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा वहाँ पे। तो अच्छा लगता है, मतलब कि एक तरफ पाकिस्तान दिख रहा है, एक तरफ इंडिया, तो ज़रूर जाइएगा आप थांग विलेज में। हुंडर से थांग विलेज का जो डिस्टेंस है वो 84 किलोमीटर्स है। तो जिस दिन मैं थांग विलेज देखने गया था उसी दिन मैं पनामी के लिए निकल गया था, जो कि 84 किलोमीटर प्लस 84 किलोमीटर
तो थांग विलेज से पनामिक का जो डिस्टेंस है वो 219 किलोमीटर है, क्योंकि थांग विलेज आप 84 किलोमीटर जाएंगे तो वापस 84 किलोमीटर भी आएंगे। फिर हुंडर से जो पनामिक का डिस्टेंस है वो है 51 किलोमीटर। तो पनामिक में चला गया था और पनामिक में भी मेरे को 1000 में ही रूम मिला था। होम स्टे था बहुत ही बढ़िया, खाना पीना बीच में इंक्लूड था, क्योंकि मुझे सियाचिन बेस कैंप देखना था, इसलिए मैं पनामिक में चला गया था। तो पनामिक में एक दिन रहने के बाद नेक्स्ट डे मैं सियाचिन बेस कैंप के लिए चला गया था, जो कि 65 किलोमीटर्स है पनामिक से। तो पनामिक में भी तो आप जब सियाचिन बेस कैंप पहुंचेंगे तो वहाँ पे 9 बजे से पहले एंट्री नहीं होती है, और अगर आप पहुँच भी गए तो वहाँ पे एक ग्रुप बनता है 2 बंदों का, 3 बंदों का, या मैक्सिमम 15-16 बंदों का, तभी आपको अंदर जाने देते हैं। और अगर इन केस नहीं भी कोई आता है फिर भी परमिशन मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अंदर की कहीं कहीं जगह जो है फुटेज आप ले नहीं सकते, वो आपको पहले ही गाइड कर देंगे। ड्रोन आप उड़ा नहीं सकते। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सियाचिन बेस कैंप का भी। और सामने जब आप सियाचिन बेस कैंप में पहुँचे तो सामने आप जब सियाचिन ग्लेशियर देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और अभी भी सियाचिन बेस कैंप में 4000 सोल्जर जो है वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी ठंड में -50 में, बल्कि चला जाता है टेम्परेचर इतना। तो जिस दिन मैं सियाचिन बेस कैंप गया था उसी दिन मैं शियोक विलेज के लिए निकल गया था, क्योंकि मुझे पेंगोंग लेक जाना था। तो सियाचिन बेस कैंप से शियोक विलेज का जो रास्ता है वो है 180 किलोमीटर, और उसके बाद पेंगोंग लेक आता है। एक बात और बता दूं, जब आप पनामिक से सियाचिन बेस कैंप के बाद जब आप शियोक विलेज की तरफ जाएंगे तो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। शियोक विलेज में मैंने स्टे किया था, वहाँ पे भी मुझे 700 रुपये में रूम मिला था, जिसमें खाना पीना इंक्लूड था, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है तो आना जाना वहाँ कम ही रहता है। भले निकलते तो वहीं से हैं लेकिन वहाँ पे स्टे कम ही करते हैं, तो इसलिए काफ़ी सस्ता मिल गया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपके पास एयरटेल जियो का सिम कार्ड है और नेटवर्क चाहते हैं, तो आप सियाचिन बेस कैंप से शियोक विलेज ना होकर 10-15 किलोमीटर और आगे चले जाइएगा, वहाँ पे है दुर्बैक विलेज। वहाँ पे आपको एयरटेल और जियो के फुल नेटवर्क मिलेंगे। शियोक विलेज से पेंगोंग लेक का जो डिस्टेंस है वो 57 किलोमीटर है, और अगर आप दुर्बैक में रहते हैं तो 57 में -15 किलोमीटर और लेस कर दीजिए, तो वही 25-30 किलोमीटर के लगभग पेंगोंग लेक रह जाता है दुर्बैक से। लेकिन रास्ता काफ़ी ऑफ रोडिंग वाला है तो टाइम लग जाता है, और काफ़ी प्यारे नज़ारे आएंगे, काफ़ी सारे व्यू मिलेंगे आपको। तो जब मैं शियोक विलेज से चला था पेंगोंग लेक के लिए, तो मैंने पेंगोंग लेक देखने के बाद वहाँ से मैं चल पड़ा था, क्योंकि मैंने वहाँ स्टे नहीं किया था, इसलिए मुझे वहाँ का रेंट वगैरह नहीं मालूम। फिर भी 1000-1500 रुपये के करीब वहाँ मिल जाएगा। और पेंगोंग लेक देखने के बाद मैं चला गया था चुसुल विलेज। तो चुसुल विलेज तक भी पहुँचने के लिए आपके जो पेंगोंग लेक है वो आपके साथ साथ चलती रहेगी, आप पूरा नज़ारा ले सकते हैं पेंगोंग लेक का। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेट्रोल की कहीं भी कोई कमी नहीं है, हर जगह पेट्रोल मिल जाता है, ओपन पेट्रोल भी मिल जाता है। और लेह तक पहुंचने के लिए, अगर श्रीनगर से आप लेह तक पहुंच रहे हैं तो पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है, पेट्रोल पंप हर जगह है। और लेह के बाद जब आप चलते हैं तो वहाँ पे आपको ओपन पेट्रोल हर जगह मिल जाएगा 150 रुपये पर लीटर के, कहीं 120 है, कहीं 130 है, कहीं 150 रुपये है। तो पेट्रोल हर जगह अवेलेबल है, तो ज़्यादा पेट्रोल कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 लीटर भी अगर पेट्रोल आप कैरी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो शियोक विलेज से जब मैं चला था पेंगोंग लेक के लिए, तो पेंगोंग लेक सिर्फ मैंने देखने के बाद, पेंगोंग लेक को मैंने देखने के बाद चुसुल जाने का फ़ैसला किया था, जो कि शियोक विलेज से चुसुल का जो डिस्टेंस है वो 114 किलोमीटर है। मतलब कि पेंगोंग लेक के बाद अगर आप चुसुल जाते हैं तो 57 या 60 किलोमीटर के नियर अबाउट है। जो मेरा नेक्स्ट स्टे था शियोक विलेज के बाद वो था चुसुल विलेज में। चुसुल विलेज में देखने को तो कुछ नहीं है, लेकिन वही है, ब्यूटी है, आसपास का जो हिली एरिया और पेंगोंग लेक नज़र आएगी, काफ़ी ऑफ रोडिंग मिलेगी आपको। वहाँ की जो पॉपुलेशन बहुत कम है, वही है 20-25 घर ही हैं वहाँ पे। और ओपन पेट्रोल तो चलो मैंने आपको बता ही दिया कि हर जगह अवेलेबल है। और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
तो ग्लव्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो आपके पास विंटर ग्लव्स होने चाहिए। और एक बात और, अगर आप चुसुल विलेज में हैं और आप हानले की ओर जा रहे हैं तो हानले के लिए एक लेफ़्ट टर्न आता है और एक राइट टर्न आता है। अगर आप राइट टर्न लेंगे तो आप एक कांगसला हाइट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पॉइंट है, वो 17,800 कुछ की फीट पे, जो कि आप इस वीडियो में भी देख लीजिएगा, मैं डाल दूँगा क्लिप। और उसको कवर करने के बाद आप वापस आ जाएगा चुसुल विलेज में, और चुसुल विलेज से ही लेफ़्ट टर्न लेके हानले चले जाइएगा। हानले 115 किलोमीटर है चुसुल से। तो हानले जो मेरा नेक्स्ट स्टेशन था चुसुल विलेज के बाद, वो था हानले। तो हानले में भी कहाँ रहा मैं वो भी आपको बता दूंगा। वो भी मुझे 1000 रुपीज़ में ही पड़ा था, खाना पीना इंक्लूड था। और एनले के नेम थे, एनले के नेम से वो होम स्टे का नाम था जहाँ मैं स्टे किया था। और वहाँ पे मोनेस्ट्री और टेलीस्कोप है हानले के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप, जो कि बेंगलोर से ऑपरेट किया जाता है। तो वही है, बस वो दो ही चीज़ें देखने के लिए। और बीच में काफ़ी नज़ारे आएंगे आपको हानले जाते वक्त। एक बात और बता दूं, जब भी अगर आप चुसुल विलेज में हैं और हानले जाना चाहते हैं तो सुबह का रास्ता पकड़िएगा, बल्कि आप सुबह के टाइम ही निकलिएगा, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल ऑफ रोडिंग है और वहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं है। रास्तों में जो टायर के निशान होते हैं उसको देख देख के हमें पहुँचना पड़ता है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं। और वहाँ पर एक तसागा के नेम से एक विलेज आता है चुसुल और हानले के बीच में, वहाँ पे मिलिट्री एरिया भी है। और मिलिट्री एरिया के बाद तसागा शुरू हो जाता है। तसागा के बाद एक विलेज है, विलेज के आने के बाद हानले के लिए एक बोर्ड मिलेगा, एक मिलिट्री एरिया को जा रही है रोड और एक हानले को, वो भी मैं क्लिप डाल दूंगा। तो हानले आप पहुंच जाएंगे 115 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए। तो हानले में रह के आप उमिंगला पास भी कर सकते हैं, मैंने इस बार नहीं किया, उसको मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए रख लिया है। हानले में घूमने के बाद मैं सारचू के लिए निकल गया था नेक्स्ट डे, जो कि 294 किलोमीटर्स है। वो इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि पेंगोंग लेक, चुसुल, हानले, यहाँ पे आपको इंटरनेट फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आप पागल हो जाओगे बिना इंटरनेट के। तो मुझे तो इंटरनेट चाहिए था, मुझे वीडियोस अपलोड करनी थी, तो मुझे सारचू तक का सफ़र करना पड़ा, जो कि 294 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो सारचू में ही है, वहाँ पे कुल्फ़ी जमा देने वाली ठंड है गाइस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सारचू में जब भी आप जाएं बहुत ठंड होती है वहाँ। रास्ते में आपको सूरज ताल भी मिलेगा, एक दीपक ताल है सारचू से मनाली के रास्ते में। और फिर जिस्पा, केलोंग, टांडी, काफ़ी सारी प्लेसेस मिलेंगी बहुत ही खूबसूरत, जो कि आप नज़ारे लेते हुए मनाली पहुंच जाएंगे। मनाली के बाद मैं नेक्स्ट डे के लिए निकला था मोहाली के लिए, जो कि 298 किलोमीटर्स था। फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया था 298 किलोमीटर्स कवर करने के बाद। तो ये मेरा सारा ट्रिप रहा था श्रीनगर से मोहाली तक का, मतलब श्रीनगर से लद्दाख, लद्दाख से मोहाली तक का। तो इस पूरे ट्रिप में जो खर्चा आया था मोहाली से श्रीनगर, श्रीनगर से लद्दाख, लद्दाख से मनाली, मनाली से मोहाली फिर वापसी, तो 13,000 रुपये तो लगे थे मेरे रहने में और खाने पीने में। मतलब कि जहाँ भी मैं होम स्टे ले रहा था या होटल ले रहा था तो 1000 रुपये पकड़ के चलो, एक दिन का खर्चा था, खाना पीना इंक्लूड। और इसके अलावा जो पेट्रोल का खर्चा जो मैंने अच्छे से कैलकुलेशन किया है, तो 8 से 8,500 रुपये का पेट्रोल का खर्चा था। और साथ में पेट्रोल ले जाना ज़रूरी नहीं है, पेट्रोल हर जगह अवेलेबल है, पेट्रोल पंप भी मिलेंगे और ओपन पेट्रोल भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो 1 या 2 लीटर ही अपना पेट्रोल अपने साथ रखें। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था और सोलो राइड थी ये मेरी लद्दाख के लिए। और कोशिश करूँगा नेक्स्ट ईयर जब मैं लद्दाख के लिए जाऊँगा और अच्छा व्लॉग बनाऊँ और काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ इस व्लॉग के थ्रू। और इस व्लॉग में बस इतना ही है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।